अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, हमने पहले पॉलिटिकल साइंस में लेक्चर सीरीज़ में कवर किया था कॉन्स्टिट्यूशंस को और पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ वेरियस कंट्रीज़ को। तो जिन स्टूडेंट्स ने सुना है, वेल एंड गुड। जिन्होंने नहीं सुना, कंप्लीट लेक्चर सीरीज़ जो हमारी वो यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, आप वहाँ से जाके तमाम सुन के अपने आप को अवेल कर सकते हैं। तो चलें जी, अब हम आज से अपना फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं अबाउट वेस्टर्न पॉलिटिकल थाट्स। तो इसमें सबसे पहले बारी आती है प्लेटो की। तो प्लेटो के बारे में हम बात करने से पहले थोड़ा चीज़ों को लिंक डेवलप कर लें और चीज़ों को देख लें कि किस तरह से हैं। बेसिकली प्लेटो जो है वो ग्रीस फिलोसफर हैं। इनका ताल्लुक ग्रीक से है और ये इनकी जो उस्ताद थे सैक्रेटीज़, इनके जो उस्ताद थे सैक्रेटीज़ और प्लेटो के स्टूडेंट थे अरिस्टोटल। तो इस तरह से ये मामला चलता आ रहा था। तो सैक्रेटीज़ तो हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। हमारे सीएसएस एंड पीएमएस में किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो स्टार्ट होता है वो प्लेटो से होता है। तो प्लेटो जो है उनके ऊपर सैक्रेटीज़ का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। क्यों? क्योंकि सैक्रेटीज़ होता कुछ इस तरह से है कि सैक्रेटीज़ जो होते हैं वो एक इंटेलेक्चुअल पर्सन होते हैं। तो उस दौर की जो बादशाह होते हैं सैक्रेटीज़ से कहते हैं कि आप या तो हक बात कहना छोड़ दें या फिर जहर का प्याला पी लें। यानी कि उसको कैद में रखा जाता है और उस दौर में जो सज़ाए मौत होती है वो जहर का प्याला पिला के की जाती थी, यानी कि उनको हैंग नहीं किया जाता था। तो सैक्रेटीज़ सच बात कहने वाले इंसान थे और वो एक इंटेलेक्चुअल पर्सन थे। उन्होंने प्रेफर किया, उन्होंने कहा था कि मैं एजुकेशन को प्रमोट करने से नहीं बाज़ आऊँगा, मैं सच सच को प्रमोट करने से नहीं बिल्कुल भी बाज़ आऊँगा। तो उसने प्रेफर किया कि मैं अपनी डेथ को गले लगा लूँ। तो वो जहर का प्याला पीते हैं और मर जाते हैं। तो प्लेटो जो होते हैं उसके स्टूडेंट होते हैं। तो फिर उस वक्त वो देखते हैं कि ये क्या ब्रूटैलिटीज़ फैली हुई हैं माशरे में हर तरफ, जिसका जो चीज़ चाहे वही करेगा। जो बादशाह है उसने अपनी एक सल्तनत बनाई हुई है, बाकी जो लोग हैं उनको कोई सुनने वाला नहीं है। तो वहाँ पे इसके जहन में एक थॉट आती है, प्लेटो के माइंड में एक थॉट आती है और वो एक आइडियल स्टेट के बारे में सोचते हैं। वो एक ऐसी स्टेट डिज़ाइन करते हैं अपने माइंड में जो कि बहुत अपर लेवल की होती है। प्लेटो ये बात खुद एक्सेप्ट करते हैं कि मेरी जो आइडियल स्टेट है उसको इम्प्लीमेंट करना इम्पॉसिबल है, बट वो फिर भी एक आइडियल स्टेट का कंसेप्ट देते हैं। वो कहते हैं कि ऐसी स्टेट जिसमें एक्सप्लॉयटेशन ना हो, जिसमें हाकिम को महकूम पर जुल्म करने की इजाज़त ना हो एंड सो ऑन। मतलब बहुत ज़्यादा उसने मास्टरली डिज़ाइन किया था अपनी स्टेट को। तो चलिए हम बात करते हैं प्लेटो के कब से कब तक इनका एरा रहता है। तो फर्स्ट पे अगर हम प्लेटो की बात करें तो प्लेटो जो है इनकी बर्थ होती है 428 बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, 28 बिफोर क्राइस्ट, 428। और इनकी डेथ होती है 347 में। ठीक है। फिर इनके बारे में कहा जाता है कि जब प्लेटो बहुत छोटे होते हैं तो इनके फादर की डेथ हो जाती है। इनके फादर की डेथ हो जाती है और इनकी जो मदर है वो अब इनके चचा से शादी कर लेती हैं जिनका नाम होता है पायरलेम्पस। ठीक है, पायरीलेम्पस उनका नाम होता है, जो बेसिकली एक पॉलिटिशियन होते हैं ग्रीक के। तो ये इनके चचा होते हैं। और इनकी अगर हम बात करें बहन भाइयों की या फैमिली सिबलिंग्स के बारे में तो उनका प्रॉपर जिक्र कहीं पे भी नहीं आया। वैसे सुनने में आता है कि प्लेटो के 2 भाई और 1 सिस्टर थी। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी कि ये इनकी ज़िंदगी में 2 ऐसे इवेंट्स होते हैं जिनसे वो सारा के सारा इन्फ्लुएंस लेता है अपनी आइडियल स्टेट का। तो एक तो होता है वॉर, पेलोपोनेशियन वॉर। ठीक है, पेलोपोनेशियन वॉर होती है स्पार्टन्स और ग्रीक के दरमियान में। और दूसरी होती है सैक्रेटीज़ से इसकी मुलाकात। सैक्रेटीज़ बेसिकली इसके दोस्त होते हैं प्लेटो के। तो ये 2 इंसिडेंट ऐसे होते हैं जो कंप्लीट थॉट को बदल देते हैं प्लेटो की। तो इन 2 इंसिडेंट्स के बाद, इन 2 इवेंट्स के बाद प्लेटो अपनी आइडियल स्टेट डिज़ाइन करते हैं। और किस तरह से करते हैं चलिए हम नेक्स्ट देखेंगे। फर्स्ट पे आप देखें कि जब स्पार्टन्स होते हैं वो डेमोक्रेसी को ख़त्म करते हैं। तो ऑब्वियसली वो जीत जाते हैं और वहाँ पे वो डेमोक्रेसी को ख़त्म करके ओलिगार्की को प्रमोट करते हैं। और फिर जब ये सिचुएशन सारी, वो आई विटनेस होता है प्लेटो। तो इसके बाद प्लेटो
कुछ सफ़र करते हैं, ट्रैवल करते हैं मेडिटेरियन से ले रीजन्स में जाके, थ्रू आउट वो इनके विज़िट्स करते हैं और फिर वो अदर सब्जेक्ट्स पे भी स्टडीज़ करते हैं, लाइक मैथमेटिक्स, जियोमेट्री, जियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी और रिलीजन। ये तमाम वो सब्जेक्ट्स हैं जिन पे वो वर्क करता है। बट उसका जो फाइनली जो उसकी फेम और उसकी थॉट्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है, वो करती है फ़िलासफ़ी, यानी कि उसकी थॉट। तो उसके बाद क्या करते हैं, 385 में प्लेटो 385 में एक एकेडमी बनाते हैं, एक मदरसा बनाते हैं, एक इंस्टीट्यूट बनाते हैं जहाँ पे बच्चों को तालीम दी जा सके। उस इंस्टीट्यूट का नाम होता है एकेडमी, ठीक है, एकेडमी इसका नाम था। तो नेक्स्ट अगर हम इसके आइडियल स्टेट की बात करें, आइडियल स्टेट की जो डिपिक्शन है, जो उसकी क्लियर पिक्चर है, वो हमें मिलेगी रिपब्लिक के अंदर। रिपब्लिक क्या है, इसकी लिखी हुई एक बुक है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। कहते हैं कि रिपब्लिक जो है गिव्स द कंसेप्ट ऑफ आइडियल स्टेट, फेवर्स फिलोसफर किंग, ही हिमसेल्फ एक्सेप्टेड हिज आइडियल स्टेट इज़ नॉट ईजी टू रियलाइज। प्लेटो खुद कहते हैं कि मेरी जो आइडियल स्टेट है उसको रियलाइज़ करना इम्पॉसिबल है। तो चलिए अब इनकी थोड़ी सी हम खूबियों की बात कर लें, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल स्टेट्स। तो फर्स्ट भी इसकी है डिवीजन ऑफ लेबर, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन और जस्टिस टेस्ट। इसकी जो थ्योरी है इन तीन चीज़ों के इर्द गिर्द जो है वो सर्कुलेट करती है। डिवीजन ऑफ पावर क्या होती है, अकॉर्डिंग टू डिवीजन ऑफ पावर, डिवीजन ऑफ पावर का मतलब है जो म्यूचुअल कॉपरेशन होना चाहिए लोगों के दरमियान में। प्लेटो कहते हैं कि इंसान जो है वो तमाम तरह अपनी ज़रूरतें खुद से पूरी नहीं कर सकता, वो तो अपनी तमाम नीड्स को खुद पूरी नहीं कर सकता। लाइक अगर मैं छोटी सी मिसाल दूँ आपके सामने, वेजिटेबल्स हैं, तो मैं अकेली कौन कौन सी वेजिटेबल ग्रो करूँगी। मैं टमाटर लगा सकती हूँ, मैं मिर्चें लगा सकती हूँ, मैं दालें ETC लगा सकती, लेकिन फिर भी इतनी हज़ारों चीज़ें मैं किस किस को उगाऊँगी। तो फिर वो कहते हैं कि हमें म्यूचुअल कॉपरेशन रखना चाहिए। पीपल फुलफिल दियर रेसिप्रोकल नीड्स एंड फॉर्म स्टेट, यानी कि जब लोग एक दूसरे पर रिलाई करते हैं अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के ज़रिए, तो वो क्या करते हैं, एक स्टेट बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इनकी फंक्शनल स्पेशलाइजेशन की, तो वो कहते हैं कि इंसान के अंदर तीन चीज़ें डोमिनेंट होती हैं, एक रीज़न, दूसरा सेपरेट, तीसरा एपिटाइट। वो कहते हैं कि जो रीज़न होती है वो रैशनल होती है, सेपरेट जो होता है वो ऑनर एंड प्राइड को इंडिकेट करता है, और जो एपिटाइट होती है ना ये इरैशनल होती है, ठीक है। मज़ीद इन चीज़ों को हम आगे जाके एक्सप्लेन करेंगे। अभी हम देखते हैं जस्टिस ऑफ स्टेट। तो वो कहते हैं डू वंस ऑन ऑफर डू नॉट मेडल। वो कहते हैं कि किसी दूसरे के मामलात में टांग ना अड़ाओ, लाइक सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है। वो कहते हैं कि हर इंसान अपनी डोमेन में रह के काम करे, वो चीज़ों को ओवरलुक ना करे और ना ही दूसरों के मामलात में टांग अड़ाए। तो इससे क्या होगा, जस्टिस विल प्रिवेल, इससे ऑटोमेटिकली जो है वो जस्टिस प्रिवेल करेगी। नेक्स्ट अगर हम देखें रीज़न की, तो यहाँ पे ज़रा देख लें, जो रीज़न है ये रूलर्स के अंदर बहुत ज़्यादा होती है। रीज़न किन के अंदर होती है, रूलर्स के अंदर। जो जिनके अंदर रीज़न होती है वो लोग किस कैटेगरी में जाते हैं, वो रूलर्स बनते हैं एंड ऑफ द डे जाके। जिनके अंदर सेपरेट होता है वो वॉरियर्स बनते हैं, सोल्जर्स बनते हैं, वो अपनी स्टेट का डिफेंड करते हैं। फिर जो लोग एपिटाइट को प्रेफर करते हैं या फिर जिनके अंदर एपिटाइट बहुत ज़्यादा होती है वो वर्कर्स होते हैं, वो आर्टिसन होते हैं, वो वर्कर्स होते हैं और अपनी कंट्री में सर्व करते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा हार्ड वर्किंग तबका है वो एपिटाइट रखने वालों का है। रीज़न और सेपरेट, ये दोनों जो तबके हैं इनको कौन पालता है, एपिटाइट, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें थ्योरी ऑफ एजुकेशन की, अगर हम रिपब्लिक के अकॉर्डिंगली बात करें तो कहते हैं चीफ टॉपिक ऑफ रिपब्लिक, रिपब्लिक इज़ हार्डली अ पॉलिटिकल वर्ड एट ऑल बट इट इज़ द फाइनेस्ट ट्रीटी ऑन एजुकेशन दैट एवर वाज रिटन। रोसो कहते हैं कि बमुश्किल हमें रिपब्लिक के अंदर पॉलिटिकल थॉट या पॉलिटिक्स के बारे में कोई वर्ड मिलेगा
जबकि उसकी सारी की सारी रिपब्लिक जो है वो किस बेस पे है, वो एजुकेशन को बताता है, वो एजुकेशन को डिफ़ाइन करता है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें एम ऑफ एजुकेशन, प्लेटो कहते हैं कि ये इंसान की पर्सनालिटी को कंप्लीट करता है। ठीक है, और एक ज़िम्मेदार शहरी बनाता है, ड्यूटीफुल सिटीज़न, ज़िम्मेदार शहरी पैदा करता है। फिर अगर हम सिस्टम ऑफ एजुकेशन की बात करें, 2 पार्ट्स हैं। प्लेटो ने एजुकेशन को 2 पार्ट्स में तकसीम किया है, एक एलिमेंट्री एजुकेशन, दूसरी हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन की अगर हम बात, तो ये देखें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट टफ नहीं है। एलिमेंट्री का हम देखें, एलिमेंट्री का जो एरा स्टार्ट होता है वो 3 ईयर्स से लेकर 20 ईयर्स तक जाता है। हायर का अगर हम देखें तो 20 से लेकर 35 ईयर्स तक जाता है। यहाँ पे देख लें, एलिमेंट्री एजुकेशन को 3 सब स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। पहला स्टेज जो है वो 3 से लेके 6 ईयर्स तक जाता है। दूसरा स्टेज 7 से लेकर 18 ईयर्स तक, और 18 से लेकर 20 ईयर्स तक थर्ड स्टेज जाता है। तो एलिमेंट्री एजुकेशन को कितने स्टेजेस में डिवाइड किया है, 3 में। तो फर्स्ट पे हम पहले की बात करेंगे, 3 से लेकर 6 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं उनको क्या सिखाना चाहिए, उनको स्टोरीज सिखानी चाहिए, रिलीजियस से लेके वॉरियर्स की स्टोरीज सुनानी चाहिए उनको। जिस तरह हमारे पहले एंशियंट टाइम्स में होता था, मदर्स जो अपने बच्चों को बाकायदा एजुकेशन तो होती नहीं थी, तो वो अपने बच्चों को लेके बैठ जाती थी और रात को उनको परियों की और जंगजुओं की, पैगम्बरों की, अम्बिया की कहानी सुनाया करती थी, ताकि उनके अंदर वो तमाम तर जज्बात डेवलप हों और बच्चे बहादुर बने। तो 3 साल से लेकर 6 साल तक ये तरीक़ेकार होता है प्लेटो की आइडियल स्टेट के अंदर। फिर 7 से लेकर 18 साल तक वो कहते हैं कि जिम्नास्टिक सीखना चाहिए, रीडिंग राइटिंग पे फोकस करना चाहिए, म्यूज़िक, पोइट्री एंड मैथमेटिक्स, ये तमाम सब्जेक्ट्स जो हैं वो 7 से लेकर 18 ईयर्स तक सिखाए जाते हैं। फिर तीसरे सब स्टेज में वो कहते हैं कि 18 से लेकर 20 ईयर्स तक मोर जिम्नास्टिक्स, यानी कि मज़ीद जिम्नास्टिक्स में उसको एक्सपर्ट कर दो। फिर हम चलते हैं अपनी हायर एजुकेशन की तरफ। हायर एजुकेशन मैंने पहले बताया था 20 से लेकर 35 ईयर तक ये होता है। इसकी 3 जो हैं सब स्टेजेस होते हैं। कहते हैं कि एट 20 यानी कि 10 साल की उम्र में एलिमिनेटिंग टेस्ट होता है, जो फेल होते हैं उनको सोल्जर या वॉरियर्स बना दिया जाता है। ठीक है, फिर दूसरी स्टेज में 30 एज हो जाती है स्टूडेंट की, तो फिर 30 पे जाके एक एलिमिनेटिंग टेस्ट होता है, और जो यहाँ पे फेल होते हैं वो कहाँ जाते हैं, वो एडमिनिस्ट्रेशन में चले जाते हैं। ठीक है, लास्ट हमारा स्टेज क्या है एजुकेशन का, हायर एजुकेशन में कहते हैं दोज हु पास एट दिस स्टेज स्टडी अनदर 5 ईयर्स, कहते हैं कि वो 5 साल मज़ीद अपनी तालीम हासिल जारी रखते हैं, और फिर एंड ऑफ द डे वो क्या बनते हैं, वो फ़िलासफ़र किंग बन जाते हैं। ठीक है, वो सिविल मिलिट्री रूल्स को देखते हैं, वो अपने मामलात को देखते हैं, और उनको यहाँ पे क्या सिखाया जाता है, डायलेक्टिक एंड एथिक्स। ठीक है, फिर अगर हम बात करें अपने फ़िलासफ़र किंग की, जो इसका मेजर टॉपिक है, फ़िलासफ़र किंग जो है एजुकेशन का प्रोसेस वही होता है, बट इसमें होता क्या है, इसमें एजुकेशन होती है अप टू 35 ईयर, और जो फ़िलासफ़र किंग होता है मैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता है। नेक्स्ट अगर हम इसकी देखें थ्योरी ऑफ कम्युनिज़म की हम बात करें, तो कम्युनिज़म 2 चीज़ों में ही अप्लाई करता है, एक प्रॉपर्टी पे और दूसरा फैमिली पे। प्लेटो कहता है कि जो सोल्जर्स होते हैं, जो किंग रूलर्स होते हैं, वो अपनी प्रॉपर्टी नहीं रख सकते, वो प्रॉपर्टी नहीं रख सकते, और उनको अगर प्रॉपर्टी की ज़रूरत होगी तो उनको वो स्टेट प्रोवाइड करेगी। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि प्रॉपर्टी जो है इंसान को करप्ट बना देती है। फिर दूसरी तरफ वो बात करते हैं कम्युनिज़म और फैमिली की, तो वो कहते हैं कि इंसान जो है वो बीवी का हक नहीं रख सकता, वो बच्चे नहीं पैदा कर सकता, और क्योंकि बीवी और बच्चे दो एक ऐसी चीज़ें हैं जो डिट्रैक्ट करती हैं इंसान को अपने असल मकसद से, तो वो इजाज़त नहीं देता ना बीवी, ना बच्चे और ना प्रॉपर्टी की। तो फिर यहाँ पे कुछ सेक्सुअल इंसान की रिक्वायरमेंट होती हैं, कुछ डिज़ायर्स होती हैं, तो उनको पूरा करने के लिए वो स्टेट कंट्रोल सिस्टम ऑफ मैटिंग इसको इंट्रोड्यूस करवाता है, और फिर इसके रिज़ल्ट में जो बच्चे पैदा होते हैं वो ना तो मर्द के पास जाते हैं ना औरत के पास। वो बच्चे किसके बच्चे होते हैं, वो स्टेट के बच्चे होते हैं। स्टेट उन बच्चों का कंप्लीट देखभाल उनकी करती है, उनको प्रॉपर एजुकेशन देती है, उनको एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बनाती है, और एंड ऑफ द डे उनको इन कैटेगरी से गुजार के फिर जिस कैटेगरी में वो एलिजिबल होते हैं उस कैटेगरी में उनको रख दिया जाता है। बट यहाँ पे भी देख लें, जो मैटिंग का प्रोसेस है इनका वो भी
फिक्स्ड एज के लिए है, यानी कि अपनी सेक्सुअल डिज़ायर को पूरा करने के लिए अगर वो मैटिंग प्रोसेस से गुजरेंगे तो उसके लिए भी उनका फिक्स जो है वो पीरियड है, यानी कि अब ये तो नहीं कि 70-80 साल तक वो इस प्रोसेस को लेके चलें, तो इसके लिए फ़िक्स पीरियड है। तो यहाँ पे प्लेटो की थ्योरी को अगर हम कुरान पाक की आयत से साबित करना चाहें तो सूरह अहज़ाब में है, बेशक कुरान पाक में सूरह अहज़ाब में क्लियरली मेंशन है, बेशक माल और औलाद बड़ा फितना है। तो वही चीज़ प्लेटो कहते हैं कि जो सोल्जर्स होंगे, फिलॉसफर किंग होंगे, वॉरियर्स होंगे, वो ना उनके पास प्रॉपर्टी होगी, ना उनके पास फैमिली होगी, ना बच्चे होंगे, क्योंकि ये जो चीज़ें ये इंसान को डिट्रैक्ट करती हैं, ये इंसान की डिज़ायर्स को बढ़ाती हैं और जो इंसान की मेंटल अटैचमेंट इंसान को अपने असल मकसद से दूर कर देती है। फिर कुछ फ़िलासफ़र्स ने इनको क्रिटिसाइज़ भी किया है। ज़ाहिर है इतनी स्ट्रिक्टनेस तो कोई भी किसी भी स्टेट में नहीं काबिल कबूल होती। तो फिर इस पे कुछ क्रिटिसिज्म की गई हैं इसकी स्टेट पे। वो कहते हैं आइडियल स्टेट इज़ अ मिथ, मतलब ये इसको नहीं हम रैशनलाइज़ कर सकते, ना ही इसको आइडलाइज़ कर सकते हैं, ये जस्ट एक मिथ है। उसने अपने थॉट्स पेश किए, हमने सुने, बस ठीक है, हम इन चीज़ों को अप्लाई नहीं कर सकते। वो कहते हैं फंक्शनल स्पेशलाइजेशन इज़ इम्पॉसिबल। अब वो कहते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक इंसान एट द एज ऑफ 20 वो फेल हो जाता है, बट वो बनना चाहता है फ़िलासफ़र किंग, तो एट लीस्ट स्टेट को चाहिए, एटलीस्ट आइडियल स्टेट में प्लेटो को ये चीज़ मेंशन करनी थी कि इंसान को दूसरा मौका ज़रूर दिया जाए। ये तो नहीं कि एक इंसान फ़िलासफ़र किंग बनना चाह रहा है और वो फर्स्ट स्टेज पे फेल हो जाता है तो बस वो गया। तो इस तरह से क्या होगा, जो फंक्शनल स्पेशलाइजेशन है ना, ये इम्पॉसिबल सा नज़र आता है। फिर वो कहते हैं गिव द कंसेप्ट ऑफ टोटलिटेरियनिज्म। वो कहते हैं कि टोटलिटेरियनिज्म जो कंसेप्ट है ना, इसमें किंग डोमिनेंट है, यानी कि तमाम जिनके अंदर एपिटाइट है, जिनके अंदर सेपरेट है, वो सब जो हैं उन तमाम चीज़ों को साइड पे करके सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है उनमें, किंग है। तो ये कहते हैं ये चीज़ भी नाकाबिल कबूल है। फिर वो कहते हैं फ्लॉड कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन को वो स्टेजेस बना दिए, हायर एजुकेशन और एलिमेंट्री एजुकेशन, फिर वो सब स्टेजेस बना दिए। वो कहते हैं कि ये एक फ्लॉड सिस्टम है, ये प्रॉपर सिस्टम नहीं है। फिर वो कहता है डिसबिलीफ इन कैपेसिटी ऑफ मैस टू रूल। फिलासफर किंग सेल्फ इंटरेस्टेड, जो एंड ऑफ द डे फिलासफर किंग बन के आएगा वो एक सेल्फिश पर्सन होगा। तो वो कहते हैं कि फिलासफर किंग नाकाबिले कबूल है। फिलासफी एंड किंगशिप कांट लिव टुगेदर। वो कहते हैं जो किंग होता है उसको एक हाई लेवल का इंटेलेक्चुअल और एक वॉरियर होना चाहिए, ना कि उसको एक फिलासफर होना चाहिए, क्योंकि जो फिलासफर्स होते हैं वो कभी भी स्टेट के मामलों को अच्छे से नहीं देख सकते। फिर इनसफिशेंट करिकुलम फॉर द किंग। अब किंग को थ्रू आउट द ईयर उसको फिलासफी पढ़ाई गई है, उसको जिम्नास्टिक सिखाया गया है, उसे मैथमेटिक्स सिखाई गई है, बट उसे एडमिनिस्ट्रेशन नहीं सिखाई गई। तो वो कहते हैं कि जो किंगशिप के लिए करिकुलम है ना, वो भी अपडेट होना चाहिए। ये क्रिटिसिज्म की है प्लेटो पे। नेक्स्ट हम देखें केमिज्म थ्योरी इज़ इम्पॉसिबल। अब देखें एक इंसान है, वो ना वो प्रॉपर्टी रख सकता, ना वो बीवी रख सकता, ना वो बच्चे रख सकता है, तो फिर वो एक पपेट बन जाता है, पपेट बन जाता है, बल्कि एक मशीन बन जाता है। तो ये जो प्रॉपर्टी, बीवी, फैमिली, बच्चे, ये मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए होते हैं। तो जब प्लेटो इन चीज़ों को नेग्लेक्ट करता है तो फिर क्रिटिक्स कहते हैं कि नहीं भाई ये होने चाहिए। फिर अगर हम बात करें क्रिटिसिज्म ऑन एजुकेशन पे, एजुकेशन को एग्जिस्टिव विद लाइफ, यानी कि वो कहते हैं कि ये जो एजुकेशन इसने सेटअप दिया है ना, ये सारी ज़िंदगी वो स्टूडेंट ही रखता है अपनी स्टेट में स्टूडेंट्स को। कहते हैं अगेंस्ट मॉडर्न बिलीव्स, जो मॉडर्न टाइम है ना, इसमें उसके आइडियल स्टेट को रैशनलाइज करना इम्पॉसिबल है। फिर वो कहते हैं डिफेक्टिव स्पार्टन सिस्टम। वो कहते हैं स्पार्टन ने तो डेमोक्रेसी ख़त्म कर दी थी और डेमोक्रेसी जो है वही बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इसके अलावा कहते हैं अनडेमोक्रेटिक स्टेट का ये आइडिया देता है। नेक्स्ट देखिए एक और बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्लेटोस कंसेप्ट ऑफ जस्टिस। वो यहाँ पे जस्टिस का कंसेप्ट देता है। सबसे पहले हम देखें द सब टाइटल ऑफ रिपब्लिक कंसर्निंग जस्टिस। वो कहते हैं कि उस रिपब्लिक का मेजर टॉपिक था एजुकेशन और दूसरा है कंसर्निंग जस्टिस। अब जस्टिस है क्या? सेफलस कहते हैं स्पीकिंग ट्रूथ एंड पेइंग वंस डेट। ठीक है, स्पीकिंग ट्रूथ एंड पेइंग वंस डेट्स इज़ जस्टिस। बट अब वो मीनिंग क्या करता है, वो उसके अगर हम उसके इजी वर्डिंग में समझें तो वो कहता है गिविंग एवरी मैन हिज ड्यू। फिर सोक्रेटिस इसको रिजेक्ट कर देता, कहता नहीं ये जस्टिस नहीं है। फिर आता है पॉलीमार्कस। फिर पॉलीमार्कस ऑफ सन ऑफ सेफलस, वो कहता है जस्टिस एज एन आर्ट ऑफ डूइंग गुड
विद वंस फ्रेंड एंड टू हार्म वंस एनिमीज़। ठीक है, तो फिर यहाँ पे जो है पॉलीमार्कस क्या करता है, वो ड्यू वर्ड को न्यू मीनिंग देता है और कहता है कि जस्टिस इज़ द इंटरेस्ट ऑफ द स्ट्रॉन्गर। तो फिर थ्रेमेसस जो है वो भी इसको रिजेक्ट करता है। सेक्रेटिस आते हैं, वो कहते हैं कि भाई ये भी नाकाबिल कबूल है। फिर होता कुछ इस तरह से है, सेक्रेटिस कहते हैं भाई इन जस्टिस इज़ बेटर देन जस्टिस बिकॉज द फॉर्मर ब्रिंग्स विजडम स्ट्रेंथ एंड हैप्पीनेस। ठीक है, वो कहता है कि जो इनजस्टिस है ना, ये हैप्पीनेस लेके आती है, ये इंसान को मजबूत बनाती है। बट सेक्रेटिस कहते हैं कि ये ऊपर दी गई सारी डेफिनेशन ही जस्टिस के अबाउट गलत हैं। ये रिपब्लिक की बातें हैं, जो रिपब्लिक की हम यहाँ पे मेंशन करें। रिपब्लिक का जब स्टार्ट होता है ना, तो वहाँ पे ये चीज़ें मेंशन है। सेक्रेटिस कहते हैं ये सब गलत है। सेक्रेटिस कहता है ओनली जस्टिस ब्रिंग हैप्पीनेस एंड विजडम। ये असल जस्टिस की डेफिनेशन है। नेक्स्ट अगर हम इस पर बात करें जस्टिस पे, क्रिटिसिज्म की, लैक ऑफ लीगल इन्फोर्समेंट, टोटली एथिकल एंड मॉरल। मतलब वो बात करता है, वो फिलॉसफी की बात करता है जिसमें सिर्फ एथिक्स और मॉरल्स हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इम्प्रैक्टिसिबल इन मॉडर्न स्टेट। इसके अलावा कहता है कि जो इसकी जस्टिस है ना, वो इंसान की पर्सनैलिटी को ग्रूम नहीं करती। फिर वो कहता है कि ये टोटलिटेरियनिज्म को प्रमोट करता है, डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेंज। और फिर ये कहता है प्रमोट्स मोरालिटी। तो ये थी हमारे पास प्लेटो की कंप्लीट थ्योरी, जिसको हमने डिस्कस किया। ठीक है, प्लेटो को डिस्कस किया, जिसमें हमने केमिनिज्म ऑफ फैमिली, केमिनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी को डिस्कस किया, इसके आइडियल स्टेट को देखा और इसके एजुकेशन सिस्टम को देखा, फिर उसके एजुकेशन के स्टेजेस को देखा। तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। मज़ीद आपको समझ ना आए तो आप डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर देख के वहाँ से हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको तमाम नोट्स की PDF मिल जाएंगे, ताकि आपको चीज़ें आसानी से मेमोराइज़ हो जाएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।